मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से। आज हमारा जो अध्याय है वो है वैद्युत चालन और प्रकरण है इसमें वैद्युत धारा भौतिक विज्ञान में। तो आज हम वैद्युत धारा के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। वैद्युत धारा, अब जैसे वैद्युत धारा के उपयोग आप दैनिक जीवन में काफ़ी अधिक देखते हैं। जैसे आप घरों में होते हैं, आपके जो वैद्युत उपकरण हैं जैसे पंखा है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, एलईडी है, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, आदि सभी विद्युत धारा द्वारा ही चलते हैं। इसी प्रकार से आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब भी विद्युत के द्वारा ही चलते हैं। इसी प्रकार से आप जब विद्यालय में होते हैं तो तब भी आप विद्युत धारा का बहुत अधिक उपयोग देखते हैं। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में, जैसे आप कहीं कारखाने में होते हैं, मिल में होते हैं, या फिर यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, तो उसमें भी विद्युत का उपयोग होता है। जैसे बसों में हॉर्न बजते हैं या लाइट जलती है, तो वे सब विद्युत धारा के द्वारा ही जलती है। तो इस प्रकार से आप अपने घर में हो, विद्यालय में हो, गांव में हो, शहर में हो, तो इन सब में हम विद्युत धारा का बहुत अधिक उपयोग देखते हैं। अब विद्युत धारा क्या होती है, इसकी परिभाषा के लिए अब आप जानते हैं कि जब किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। यदि आवेश धनात्मक होता है तो उस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होता है, और यदि आवेश ऋणात्मक होता है तो उस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। इस प्रकार से यदि वैद्युत आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वह गति करने लगता है। इस प्रकार से वैद्युत आवेश के गतिमान अवस्था को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात किसी चालक में जब कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको ही हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा, वैद्युत धारा अब शॉर्ट में लिख सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में Q आवेश T समय तक प्रवाहित होता है तो उसमें धारा का मान I, तो I बराबर Q अपॉन T, ये इसका सूत्र हो गया। विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, Q जहाँ आवेश है और T समय है। अब यदि हम यहाँ से इसका मात्रक लिखें, विद्युत धारा का मात्रक, तो Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम अपॉन T समय है, इसका मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, जिसे हम एम्पियर कहते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ए से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर होता है। इसका जब हम मापन करते हैं, विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है। एमीटर द्वारा हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। अब विद्युत धारा कैसी राशि है, यह विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब इसे थोड़ा समझेंगे। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसमें परिमाण भी होता है प्लस दिशा भी होती है, फिर भी ये एक अदिश राशि है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण तो होता है, लेकिन ये योग के सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, अर्थात ये वेक्टर नियमों का पालन नहीं करती है।
अब आप इसका एक उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे दो तार हैं ए ओ बी ओ, ये परस्पर 90 डिग्री पर है, समकोण है। मान लीजिए इसमें 3 एम्पियर की धारा है, इसमें 4 एम्पियर की धारा है, और ये एक तार सी है, ये संधि बन गई है। तो इसमें जो विद्युत धारा का मान होता है वो 3 + 4 = 7 एम्पियर होता है। यदि ये एक सदिश राशि होती तो वेक्टर नियमों के अनुसार जो इसका मान आना था वो होना चाहिए था I बराबर होना चाहिए था √3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 9 + 16 25 का वर्गमूल बराबर 5। तो 5 एम्पियर होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसमें हम ये साधारण बीजगणितीय योग के द्वारा जुड़ जाते हैं। 3 और 4 7 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त होती है। इसलिए इसने जो है जोड़ने पर वेक्टर नियम का, सदिश योग के नियम का पालन नहीं किया है। इसी प्रकार से यदि कोई तार सीधा है और उसमें 7 एम्पियर की धारा है, यदि हम उस तार को ऐसे मोड़ देंगे तो भी विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें अगर हम कोई गांठ लगा देंगे ऐसे, तब भी विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितनी विद्युत धारा पहले थी उतनी ही विद्युत धारा बाद में रहेगी। तो इस प्रकार से विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होने के साथ साथ भी ये एक अदिश राशि होती है। अब इसे समझने के लिए वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझेंगे। अब इसमें सबसे पहले आप परमाणु की जानकारी करेंगे। परमाणु के मुख्य 3 कण होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये परमाणु का नाभिक, इसको हम नाभिक बोलते हैं, और ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो है कक्षाएं होती है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है, जबकि बाहर की कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं। ये आप सभी परमाणु के बारे में जानते होंगे। अब परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, जिसको हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार से जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन यह धनात्मक होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या देखते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, और इन पर आवेश भी समान है, लेकिन प्रकृति भिन्न भिन्न है। एक पर ऋणात्मक आवेश है, एक पर धनात्मक आवेश है। तो कुल मिलाकर जो परमाणु पर जितना आवेश ऋणात्मक होता है उतना ही आवेश धनात्मक होता है। तो परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। तो परमाणु जो है वो उदासीन होता है। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए परमाणु एक उदासीन है। जब हम परमाणु की ये नाभिक हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, इसलिए जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के द्वारा होता है। तो नाभिक जो है वो धनावेशित होता है।
ये मानेंगे कि परमाणु का नाभिक धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित है बाहर की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब जब जो आपके नाभिक के पास की कक्षाएं होती है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कि परिक्रमण कर रहा है, वैद्युत बल जो कि अधिकतम होता है आकर्षण वैद्युत बल से बंधा रहता है और वो उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। लेकिन जो कक्षाएं बाहर की कक्षाएं होती है, नाभिक से बाहर की कक्षाएं, उसमें ये बल, आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिस कारण से परमाणु की कक्षाओं से हम, बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को हम पृथक कर सकते हैं। इसको पृथक करने का तरीका होता है या तो रगड़ कर, पदार्थों को रगड़ कर, या फिर उसको गर्म करके, या फिर कोई तीव्र शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र आरोपित करके हम परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को पृथक कर सकते हैं। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर जाता है तो वो ऋणावेशित होता है, तो ऐसे ही परमाणु पर धनावेश आ जाता है इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा से बाहर जाने पर। के पश्चात जो बचता है उसको हम परमाणु न कहकर हम आयन कहते हैं। तो ये आयन बन जाता है। तो इसी आधार पर आपने देखा है कि जो तत्व होते हैं वे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। इन परमाणु के अभी आपने भाग पढ़े हैं। परमाणु के नाभिक की पास वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे परबल वैद्युत बल के कारण बंधे हुए होते हैं, लेकिन जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर आकर्षण बल कम होता है, जो आसानी से पृथक हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से पृथक होते हैं उनको ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये कोई तत्व है, मान लीजिए ये नाभिक है, तो इन नाभिक से मुक्त जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, पृथक होंगे, उनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और अब ये जो है ये आयन बन जाते हैं। तो तत्व के अंदर जो खाली भाग होता है उस खाली भाग में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, किसी भी दिशा में किसी भी क्षण गति कर सकते हैं, और गति करते समय ये इन आयनों से टकराते रहते हैं। इस प्रकार से इनकी गति, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति अनियमित गति होती है, और जो आयनों के साथ में टक्कर होती है वो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम पदार्थों को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर होता है सुचालक पदार्थ, विद्युत के सुचालक। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है उन्हें हम विद्युत के सुचालक पदार्थ कहते हैं, अर्थात उनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। जैसे कि इसमें चांदी है, तांबा है, सोना, एल्युमिनियम आदि, लोहा। तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है और इनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग एकांक आयतन में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होती है। 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होती है पर मीटर क्यूब। एकांक आयतन में लगभग सामान्य ताप और दाब पर 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऐसे ही नंबर 2 पर होते हैं कुचालक, विद्युत के कुचालक। जिन तत्वों में या पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, शून्य होती है, नहीं होती है, तो उनमें विद्युत चालन नहीं होता है, अर्थात उनको हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। अब जैसे ये इसमें ले सकते हैं हम, जैसे प्लास्टिक, रबड़, सूखी लकड़ी आदि। तीसरे नंबर पर होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक
अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, अर्थात इसकी जो चालकता है वो सुचालक से कम होती है और कुचालक से अधिक होती है। तो अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी कम होता है। इस जैसे ये जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। तो ये आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण समझा है, 3 प्रकार, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। अब जैसे आपका धातुओं में मुक्त मॉडल के आधार पर विद्युत का चालन होता है, इसी प्रकार से आपका द्रवों और गैस में भी विद्युत चालन होता है। लेकिन द्रवों और गैस में विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं होता है, उनमें जो विद्युत चालन है वो धन आयनों और ऋण आयनों द्वारा होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन गैस, तत्व के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार ऐसा होता है जैसे किसी आदर्श गैस के अंदर उसके अणुओं का होता है। तो इस प्रकार से हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो समूह होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। इसी प्रकार से माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, ये जैसे हमने कोई बनाया था, ये मान लीजिए कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये आपके आयन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये इससे टकराया, टकराने के बाद ये इससे टकराया, तो इसके बीच का जो पथ है वो माध्य मुक्त पथ कहलाएगा। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच में तय की गई औसत दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसमें आता है फिर श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है? इसी प्रकार से 2 क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के बीच में लगा औसत समय अंतराल श्रांति काल कहलाता है। इसके बाद आता है इसमें ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग क्या होता है? सामान्य ताप तथा दाब पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसको हम ऊष्मीय वेग कहते हैं, जिससे वे अनियमित गति करते रहते हैं तत्व के अंदर, तो उसको हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। ये बहुत अधिक होता है, इसका मान लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऊष्मीय वेग का मान 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसमें एक औसत, अगर हम इसका औसत निकालना चाहें, औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग क्या होगा? अभी आपको बताया है कि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में गति करता है। अर्थात यदि हम सभी परमाणुओं का औसत वेग ले तो कुछ औसत वेग मान लीजिए ये ऐसे ऊपर की ओर है, तो कुछ वेग जो है नीचे की दिशा में होगा। ये मान लीजिए प्लस है और ये जो है आपका माइनस है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे आधे वेग प्लस में आएंगे, आधे वेग माइनस में आएंगे विपरीत दिशा होने के कारण, और उनका योगफल 0 होगा, और जब उनका हम औसत निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो औसत ऊष्मीय वेग जो है वो 0 होता है। अनुगमन वेग, इसको अपवाह वेग भी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेडी से इसको प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है? जब किसी धातु को
किसी बैटरी के सिरों के बीच में जोड़ा जाता है। जैसे कोई धातु का तार है, उसको हमने बैटरी के बीच जोड़ दिया है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अर्थात तार के सिरों के बीच में विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अब उस तार का जो सिरा उच्च विभव पर होता है उसकी ओर एक अति सूक्ष्म वेग से गतिमान हो जाते हैं। उस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई तार है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है, तो अब इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वे सभी मान लीजिए एक ऊंचे विभव वाले सिरे की ओर एक अति सूक्ष्म वेग से गति करने लगेंगे। ऊष्मीय वेग क्या था? ऊष्मीय वेग में ही सभी संभव दिशाओं में गति कर रहे थे, लेकिन अनुगमन वेग में क्या होगा? जैसे ही इसके सिरों के बीच में वैद्युत विभवांतर स्थापित किया जाएगा तो यो एक अब सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलेंगे और जो वेग होगा वो अनुगमन वेग अर्थात अपवाह वेग होगा। इसका मान अति सूक्ष्म होता है, ये होता है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका अनुगमन वेग हुआ और ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग और अनुगमन वेग में अंतर थोड़ा समझेंगे। ऊष्मीय वेग होता है सामान्य ताप तथा दाब पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो आपका ऊष्मीय वेग हुआ, और अनुगमन वेग होता है जब चालक के सिरों के बीच में वैद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्म वेग से एक ही दिशा में चलते हैं, जो अनुगमन वेग कहलाता है। अब इसमें दो संबंध है, उसको करेंगे। अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। इसके लिए मान लीजिए कोई तार है, इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, इसमें हमने I विद्युत धारा प्रवाहित की है। इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित I है और इसके एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n है। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित की गई है जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और जिसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या a है। तो धारा का मान है इसमें I परिच्छेद क्षेत्रफल, ये है आपका a, और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। अब 1 सेकंड में ये इसकी परिच्छेद हुई, तो 1 सेकंड में तार की परिच्छेद क्षेत्रफल, तार के परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाले, लिख दें, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। तार की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो है a, अर्थात परिच्छेद क्षेत्रफल है a, और इसमें जो अनुगमन वेग है वो है Vd, जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है Vd। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस परिच्छेद में हमें पूरे में टोटल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो इसका क्षेत्रफल हुआ a और गुणा
वी डी। तो ये आयतन हो गया है, क्योंकि हम आयतन में निकालेंगे। अब जब आपका वेग बराबर दूरी, ये कब होता है? जब समय t का मान 1 सेकंड हो। तो 1 सेकंड में निकाल रहे हैं, जब समय का मान 1 सेकंड है तो वेग दूरी के बराबर होगा, और जो आयतन होता है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना दूरी, कितनी दूरी उसमें तय हुई है, तो a गुना वी डी। तो वेग गुना दूरी हो गई, और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n थी तो n हो गई। तो ये हुआ। इसी प्रकार से हम t सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो a वी डी n इंटू टी आ जाएगा। अब 1 सेकंड में जो है तार से प्रवाहित आवेश, तार के परिच्छेद से प्रवाहित आवेश, ये Q होगा। आवेश Q बराबर होता है N इंटू ई, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो N का मान हो गया है A वी डी N गुना T, और गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, तो इसकी गुना हो जाएगी। अब इसमें वैद्युत धारा की परिभाषा से तो I बराबर क्या था हमारा? Q अपॉन T। तो I बराबर Q का मान रखेंगे, Q का मान आया है A वी डी N टी ई अपॉन T से T कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर आ गया है N E A वी डी। तो यो I बराबर N E A वी डी, N एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A परिच्छेद क्षेत्रफल, तार की काट का परिच्छेद क्षेत्रफल, वी डी अनुगमन वेग, और I धारा है। ऐसे ही हम अनुगमन वेग धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करेंगे। अब धारा घनत्व में जैसे हमें निकालना है धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक तार के किसी बिंदु पर उसके एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर होता है I अपॉन A, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा। अब इसमें यदि हम I का मान रखेंगे, I का मान है N E A वी डी, अभी ज्ञात किया है, अपॉन A क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो J बराबर आ जाएगा N E वी डी। तो यह आपका धारा घनत्व और विद्युत धारा में संबंध हो गया है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ये धारा घनत्व, ये एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये अनुगमन वेग। धन्यवाद।